हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत दिनों से मांग आ रही थी कि 11th क्लास की बायोलॉजी भी स्टार्ट कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की बायोलॉजी। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो कंटिन्यू बने रहिएगा क्लास के साथ में। और आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने भी बायोलॉजी ले रखी है, कक्षा 11 में जीव विज्ञान ले रखी है, तो उनको भी बोलिए, आप क्लासेस शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फायदा हो सके, वो भी देख सके क्लासों को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी 11th क्लास की बायोलॉजी एनसीईआरटी की। देखिए, सबसे पहले हम सामान्य सा इंट्रोडक्शन जानेंगे, सामान्य बातें जानेंगे कुछ विज्ञान के बारे में, क्योंकि बच्चों ने 10वीं के बाद में विज्ञान जो सब्जेक्ट लिया है, जीव विज्ञान जो सब्जेक्ट लिया है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान की क्यों कर रहे हैं बात विज्ञान की? क्योंकि विज्ञान के अंतर्गत ही जीव विज्ञान को पढ़ा जाता है। विज्ञान के अंतर्गत ही जीव विज्ञान को पढ़ा जाता है। तो हम विज्ञान किसे कहेंगे? पहली बात कि विज्ञान किसे कहेंगे, तो देखिए, मैं किस तरह से परिभाषा दे सकती हूँ विज्ञान की, मैं किस तरह से इसको परिभाषित कर सकती हूँ। तो मैं ये कहूँ कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन तथा प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। आप अपनी नोटबुक लिखिए, लेकर बैठिएगा, साथ के साथ नोट्स भी बनाते जाइएगा। तो किस तरह से मैं विज्ञान की परिभाषा दे सकती हूँ कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन तथा प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? विज्ञान कहा जाएगा। चलिए विज्ञान शब्द का अर्थ समझ लेते हैं पहले। विज्ञान जो शब्द है, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? साइंस कहा जाता है। साइंस कहा जाता है। और साइंस शब्द जो है वो इंग्लिश वर्ड है एक, जैसे हिंदी में विज्ञान तथा इंग्लिश में क्या कहा जाता है? साइंस कहा जाता है। अब ये जो साइंस शब्द है वो लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना है। किससे बना है? साइंटिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? साइंटिया शब्द का अर्थ क्या होता है? टू नो। क्या हो जाएगा? टू नो। टू नो यानी जानना। और ये जो विज्ञान शब्द है, ये जो हिंदी में हमने विज्ञान शब्द लिख रखा है, वो बना है अपना संस्कृत भाषा के, जो हमारी संस्कृत भाषा है, सभी भाषाओं की जो जननी है संस्कृत भाषा है, उसके विज्ञानम शब्द से बना है। किससे बना है? विज्ञानम शब्द से। और इस विज्ञानम शब्द का अर्थ होता है जानना। क्या होता है? जानना या ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करना, क्या अर्थ है इसका? जानना या ज्ञान प्राप्त करना। किसी भी जीव के बारे में या किसी भी वस्तु के बारे में अगर हम उसके बारे में जान रहे हैं, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या कहेंगे? विज्ञान कहा जाएगा। अभी मैंने इसकी परिभाषा बताई कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन तथा प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। यानी कि मनुष्य सदैव से क्या कर रहा है? प्रकृति पे अध्ययन करता आ रहा है, उस पर प्रयोग करता आ रहा है, तथा प्रयोग के फलस्वरूप जो उसे ज्ञान प्राप्त होगा उसी को हम क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं जीव विज्ञान की। तो इसी विज्ञान की जो है शाखा के अंतर्गत जीव विज्ञान को पढ़ा जाता है। इसी विज्ञान की शाखा के अंतर्गत जीव विज्ञान को पढ़ा जाता है। तो देखिए, विज्ञान की प्रमुख रूप से कितनी शाखाएं? विज्ञान की प्रमुख रूप से कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं। प्रमुख रूप से 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहले आती है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। दूसरा आता है अपना जो हमारी विषय है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। और तीसरी अपनी कौन सी आती है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। विज्ञान की प्रमुख रूप से 3 शाखाएं हैं, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। ठीक है। इसके अंदर जो जीव विज्ञान है यही हमारी विषय है। और जीव विज्ञान की अगर मैं जनक की बात करूं कि इनके जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, जीव विज्ञान की जो जनक है वो है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अरस्तु जो है जीव विज्ञान के जनक है। जीव विज्ञान को जो है पुनः 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं इसके? एक तो है अपना जंतु विज्ञान
जंतु विज्ञान, और दूसरा अपना आता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। अच्छा, कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है तो उसके लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि जीव विज्ञान को ही अपन कहते हैं इंग्लिश में बायोलॉजी। बायोलॉजी, ठीक है। जंतु विज्ञान को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? जूलॉजी कहा जाता है। जूलॉजी कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान को क्या कहा जाएगा? बोटनी कहा जाएगा। बोटनी कहा जाएगा। अच्छा, सबसे पहले इसके जनक की बात कर लेते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाएगा या पिता किसे कहा जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, जंतु विज्ञान के जो जनक है या पिता जिसे हम कहते हैं वो कौन है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। अरस्तु ही है जो जीव विज्ञान के भी जनक माने जाते हैं तथा जंतु विज्ञान के भी जनक माने जाते हैं। तथा वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाएगा? वनस्पति विज्ञान जो है, हमारी बॉटनी जो है, उसके जनक किसे कहेंगे? तो याद ध्यान रखिएगा, इसके जो जनक है वो है थियोफ्रेस्टस। कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब जंतु विज्ञान जो है वो एक ग्रीक भाषा जो है, अपनी ग्रीक भाषा, उसके दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द कौन से हैं? एक तो है अपना जून प्लस लोगोस। जून प्लस लोगोस। जंतु विज्ञान जो है ग्रीक शब्द से बना है, जून प्लस लोगोस। जून का मतलब होता है जीव या जंतु, इसे अपन कहते हैं जंतु। और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की या हम यूं कहें विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान कहा जाता है। उसी प्रकार से वनस्पति विज्ञान भी ग्रीक शब्द से बना है। दो ग्रीक शब्द हैं, एक का नाम है बोटेन और दूसरा है लोगोस। बोटेन प्लस लोगोस। बोटेन का अर्थ क्या होता है? चारागाह। चारागाह। और लोगोस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। यानी कि चारागाह यानी कि वनस्पति, ठीक है। यानी वनस्पति यानी पेड़ पौधे, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा या हम यूं कहें डायरेक्ट की विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। जिसके जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। और जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। अरस्तु है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो विज्ञान को तीन प्रमुख शाखाओं में बांटा गया है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान, जिसमें से हमारा जो विषय है, हमने जो सब्जेक्ट ले रखी है वो है जीव विज्ञान, जिसके जनक कौन है? अरस्तु है। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, या इसकी दो शाखाएं हैं, प्रमुख शाखाएं, ठीक है। एक तो है जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। अब जंतु विज्ञान को ही जूलॉजी कहा जाता है तथा वनस्पति विज्ञान जो है इसे इंग्लिश में बॉटनी कहा जाता है। जंतु विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है जून और एक है लोगोस, यानी जून प्लस लोगोस। जून का अर्थ होता है जीव जंतु या लोगो, और लोगोस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। बोटनी जो है वो भी ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, बोटेन प्लस लोगोस, यानी कि इसका अर्थ क्या है? जिसमें जीव पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। तो ये हमने बात की नॉर्मली कि जो जीव विज्ञान है उसका अर्थ क्या है, जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। अब देखिए जीव विज्ञान क्या होता है, इसकी हमने दो शाखाएं बांटी ना, तो जीव विज्ञान का अर्थ क्या है? जीव विज्ञान का अर्थ है विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और जीव जंतु कौन कौन से होंगे? जीव, या हम यूं ओनली कहे जीव, या मैं कहूं सजीव, तो हम जानते हैं कि सजीव कौन है। सजीव किसे कहेंगे? सजीव में किसे कहूंगी? सजीव, सजीव वह है जिसमें श्वसन की क्रिया हो, उत्सर्जन की क्रिया हो, पाचन की क्रिया हो, वृद्धि हो, विकास हो, वो गमन करता हो, तो वो होते हैं सजीव, ठीक है। तो हम जानते हैं कि संपूर्ण जो हम कहें हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर दो सजीव होते हैं, या दो टाइप के सजीव हैं। एक तो हम पेड़ पौधों को भी सजीव कहते हैं और एक हम जंतुओं को भी सजीव कहते हैं। तो पेड़ पौधे भी हमारे सजीव है क्योंकि वही सारी श्वसन क्रियाएं भी होती है, उनमें उत्सर्जन की क्रियाएं भी होती है, उनमें पोषण की क्रियाएं भी होती है, और
बच्चा कौन सा? जीव जंतु। तो जीव जंतु भी सजीव है क्योंकि इनके अंदर भी वो सारी क्रियाएं होती है, इसीलिए दोनों को ही इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। जीव विज्ञान के अंतर्गत पादपों का अध्ययन भी किया जाता है और जीव जंतुओं का अध्ययन भी किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। अच्छा, मैं अगर सजीव की बात कर रही हूं तो सजीव की जो है नॉर्मल थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सजीव के बारे में मैं बात कर रही हूं तो सजीव की अगर मैं संरचना की बात करूं तो आपने कोशिका का नाम सुना होगा। कोशिका, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेल। सेल यानी कोशिका। अगर कोई बच्चा सजीव पढ़ रहा है या सजीव के बारे में किसी को जानकारी लेनी है तो हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे? कोशिका से करेंगे, सेल से करेंगे। कोशिका क्या होती है? कोशिका जो है हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक क्यों कहा मैंने? क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसकी संरचना का निर्माण कौन करती है? कोशिका करती है, सेल करती है। और क्रियात्मक क्यों कहा मैंने? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं होंगी, चाहे पाचन हो, चाहे उत्सर्जन हो, चाहे पोषण हो, चाहे श्वसन हो, जितनी भी सारी क्रियाएं होंगी वो किसमें होगी? कोशिका के अंदर होगी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। कोशिका ही वह इकाई है, सबसे छोटी इकाई है जिससे हमारे बॉडी का निर्माण हो रखा है, जिससे हमारे शरीर का निर्माण हो रखा है। अब मैं बात करूं कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो कोशिका की संख्या की अगर मैं बात करूं तो कोशिका की संख्या के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है अकोशिकीय। अकोशिकीय। दूसरा आता है एक कोशिकीय। एक कोशिकीय। और तीसरा अगर मैं बात करूं तो बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय। मतलब क्या है? कोशिका की संख्या के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। अकोशिकीय, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। अकोशिकीय जीव किसे कहेंगे? जिनका शरीर किसी भी कोशिका से बना नहीं होता है, जिनमें किसी प्रकार की कोशिका नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? अकोशिकीय कहेंगे। अब अगर किसी जीव का शरीर जो है कोशिका का नहीं बना हुआ है तो क्या वो सजीव हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। आपने वायरस का नाम सुना होगा। वायरस, इसका अगर मैं एग्जांपल लूं तो वायरस हो सकता है। वायरस, इसके आपने नाम सुना होगा वायरस, या इसे विषाणु कहा जाता है। अगर मैं इसकी संरचना की बात करूं तो इसकी संरचना किस प्रकार से होती है? ये इस प्रकार की, यानी कि ये जो संरचना दिखाई दे रही है वो क्या है? कैप्सिड कहलाता है, जो कि प्रोटीन का बना होता है। इसमें डीएनए होता है ना। तो इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कोशिका नहीं पाई जाती, किसी प्रकार की कोई कोशिका नहीं पाई जाती है। अकोशिकीय होता है। केवल इसके चारों ओर कैप्सिड जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है, इसलिए इसमें कोई कोशिका नहीं होती। ये कैसा हो जाएगा? अकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, केवल और केवल एक कोशिका का बना होता है, उसे हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव। जैसे कि पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सारे के सारे इसमें रखे जाएंगे। तीसरा आता है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव किसे कहेंगे? जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है, उसे हम कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। उदाहरण जैसे हम लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। हमारा शरीर जो है वो लाखों करोड़ों कोशिकाओं का बना होता है, इसीलिए हम कैसे हो गए? बहुकोशिकीय जीव हो गए। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर कोशिका की संरचना की बात करूं कि कोशिका की जो संरचना है वो किस प्रकार की है, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, तो उसमें ये जरूरी होगा। तो अगर अब हम बात करते हैं कोशिका की सामान्य संरचना की, कि कोशिका जो है वो उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, तो देखिए कोशिका की अगर संरचना की बात करें हम, तो कोशिका की संरचना में होता क्या क्या है, हम क्या क्या पढ़ते हैं कोशिका की संरचना में। तो सबसे बाहर की ओर जो है कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका को घेरे हुए सबसे बाहर की ओर कोशिका झिल्ली होती है, जो क्या काम करती है? कोशिका के अंदर जितना भी कोशिका द्रव्य होगा, जितना भी पदार्थ होगा, उसको क्या करेगी? उसको सुरक्षा प्रदान करेगी और उसको घेरे रहेगी, उसको बांधे रखने का काम करेगी। ठीक है। तो सबसे बाहर की ओर जो है कोशिका झिल्ली होती है, और ये जो कोशिका झिल्ली है वो किसकी बनी होती है?
तो कोशिका झिल्ली जो है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की। लिपोप्रोटीन क्या होता है? लिपोप्रोटीन यानी कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनती होती है। ठीक है, इस कोशिका झिल्ली के अंदर और क्या क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली के अंदर की ओर क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य होता है। इस कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जिनमें से एक अपना है मुख्य कोशिकांग, या मैं यूं कहूं कि कोशिका का मस्तिष्क या कोशिका का दिमाग, है ना। तो कोशिका का जो एक अंग है जिसे हम कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। न्यूक्लियस, केंद्रक यानी न्यूक्लियस उपस्थित होता है। ठीक है, और क्या होता है इस कोशिका द्रव्य के अंदर? तो बहुत सारे मैंने कहा कि कोशिकांग होते हैं, जैसे कि मैं कहूँ ईआर है, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदवी जालिका। और क्या है इसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, और क्या है इसके अंदर? कोशिका के अंदर और कौन कौन से कोशिकांग होते हैं? तो राइबोसोम होते हैं। इनका एक एक का काम बताऊंगी मैं भी, एक एक का कार्य पढ़ेंगे अपन। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जब कोशिका पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे। राइबोसोम होता है। और क्या हो सकता है इसके अंदर? प्लास्टिड हो सकता है, प्लास्टिड, प्लास्टिड हो सकता है, लाइसोसोम हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या है? कोशिकांग है। अभी एक एक के बारे में सामान्य जानकारी लेंगे। और अगर मैं केंद्रक की बात करूं तो केंद्रक के अंदर कौन कौन सी संरचना होती है? केंद्रक की अगर मैं खोल के इसको केंद्रक को दिखाऊं तो कैसी संरचना होती है? तो केंद्रक के अंदर भी केंद्रक द्रव्य होता है, जिसको घेरे हुए इसकी केंद्रक झिल्ली होती है। केंद्रक झिल्ली होती है जो कि दो झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली युक्त केंद्रक झिल्ली होती है। और क्या होता है इसके अंदर? केंद्रिका होता है। केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस होती है। और क्या होता है इसमें? केंद्रक द्रव्य होता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन जाल होता है, क्रोमेटिन जाल होता है, क्रोमेटिन जाल। ये जरूर ध्यान रखिएगा, केंद्रक की संरचना के अंदर केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रिका होती है, और क्या होता है? क्रोमेटिन जाल होता है। क्या होता है? क्रोमेटिन जाल होता है। अभी हम जब ये पढ़ेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जब हम अंतर पढ़ेंगे तब ये काम आने वाला है। तो ध्यान रखिएगा कि कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, और केंद्रक की संरचना किस प्रकार की है? केंद्रक के बाहर की ओर केंद्रक झिल्ली होती है, इसमें एक केंद्रिका होती है, इसमें क्रोमेटिन जाल होता है और केंद्रक द्रव्य होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम पढ़ते हैं विकास के आधार पर, विकास के आधार पर कोशिका के प्रकार, विकास के आधार पर कोशिका के प्रकार। उससे पहले एक छोटी सी चीज और बता देती हूँ मैं। हमने कहा कि जीव जो है दो प्रकार के हैं, पृथ्वी पर दो प्रकार के हैं, एक तो है पादप और एक है जंतु। जो जंतु की कोशिका होगी वो तो नॉर्मली इसी प्रकार से होगी, तथा जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर एक और आवरण पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं हम उसे? कोशिका भित्ति, जो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली तो लिपोप्रोटीन की बनी होती है और कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होगी? सेलुलोज की बनी होगी। इतना सा ध्यान रखिएगा पादप कोशिका के अंदर। अच्छा, चलिए अब हम बात करते हैं विकास के आधार पर कोशिका के प्रकार। विकास के आधार पर कोशिका के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए, विकास के आधार पर कोशिका के दो प्रकार होते हैं। पहला हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? ध्यान से समझिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होगा और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या अंतर होगा? तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें क्या होता है? जो कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। और यूकैरियोटिक कोशिका जो कि दो प्रकार की होती है, एक तो होती है पादप कोशिका और एक होती है जंतु कोशिका। अभी अभी मैंने बताया पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका के अंदर जो कोशिका भित्ति होगी वो किसकी बनी होगी? सेलुलोज की बनी होगी, सेलुलोज की बनी होती है।
और जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति होती ही नहीं है, तो अनुपस्थित होती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें केंद्रक की बात करें, केंद्रक के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं होगी? तो ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली जो होगी वो नहीं पाई जाएगी, अनुपस्थित होगी। तथा यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली कैसी होगी? उपस्थित होगी, केंद्रक झिल्ली होगी इसके अंदर। दूसरा अंतर हम पढ़ते हैं केंद्रिका की। केंद्रिका, तो केंद्रिका जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रिका जो है वो उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। ठीक है। तीसरी हम बात करते हैं झिल्ली युक्त कोशिकांग। झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग। तो देखिए, झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित रहेंगे, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से? अभी जितने भी कोशिकांग मैंने बताया, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैं बात करूं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। ठीक है। और इसे हमारे कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें भी दोहरी झिल्ली युक्त दोहरी झिल्ली पाई जाती है, यानी कोशिका झिल्ली होती है, इसके अंदर भी दो झिल्ली युक्त होता है ये। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कैसा होगा? नहीं पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होगा, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर कैसा होगा? उपस्थित होगा। ठीक है। दूसरा मैं बात करूं लाइसोसोम की, लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम क्या काम करता है हमारी कोशिका के अंदर? लाइसोसोम जो है क्या काम करता है? लाइसोसोम के अंदर जलपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। जब वो फट जाती है, जब लाइसोसोम फट जाता है तो वो जलपघटनी एंजाइम जो है वो बाहर आ जाते हैं तथा कोशिका का भक्षण कर लेते हैं, कोशिका को मार डालते हैं। ठीक है। तो लाइसोसोम जो है ये भी कैसा होता है? झिल्ली युक्त होता है। तो इसके अंदर जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें लाइसोसोम जो है नहीं पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। देखिए, यहाँ पर तो मैं एकदम नॉर्मली बता रही हूँ क्योंकि हमें अपना चैप्टर भी स्टार्ट करना है, इसलिए मैं यहाँ पर नॉर्मली छोटे मोटे अंतर बता रही हूँ। अगर आपको पूरी तरह से यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर आपको समझना है तो आप हमारी क्लासेस के जो हमने क्लासेस लगाई है सामान्य विज्ञान की, उसमें जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, उसमें पूरी तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर किया गया है। क्योंकि इसलिए मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं बताऊंगी, यहाँ पे हमें अपनी क्लास भी स्टार्ट करनी है इसलिए, और आप जाकर उसमें देख सकते हैं। ठीक है। तो अपन नॉर्मली थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो लाइसोसोम इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। अच्छा, दूसरी हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रदवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रदवी जालिका, तो ये भी कैसी होती है? झिल्ली युक्त होती है, इसलिए इसके अंदर नहीं पाई जाती है, जबकि इसके अंदर पाई जाती है, उपस्थित होती है। ठीक है। दूसरा हम और किसकी बात कर सकते हैं? गोल्जी बॉडी की बात करें, गोल्जी बॉडी, तो वो भी झिल्ली युक्त होती है, इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर वो पाई जाती है, गोल्जी बॉडी पाई जाती है। अच्छा, राइबोसोम की मैं बात करूं, राइबोसोम, राइबोसोम क्या काम करते हैं? राइबोसोम जो है क्या काम करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो राइबोसोम जो है एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें क्या नहीं है? कोशिका झिल्ली नहीं है। कोशिका झिल्ली नहीं है, इस वजह से वो दोनों में ही पाया जाएगा। राइबोसोम जो है इसके अंदर भी होता है तथा यूकेरियोटिक यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी होता है और यूकेरियोटिक कोशिका में भी होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का? देखिए, राइबोसोम जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है 70S और एक होता है 80S प्रकार का। एस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर स्वेडबर्ग इकाई, स्वेडबर्ग इकाई। तो राइबोसोम दो टाइप का होता है, इनमें से प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम होता है? तो ध्यान रखिएगा, 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कौन सा हो जाएगा?
80S प्रकार का राइबोसोम होता है। क्या होता है? 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं। हम कोशिका विभाजन की अगर बात करें, कोशिका विभाजन की मैं अगर बात करूं तो दोनों में कौन सा कोशिका विभाजन होगा? कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है कि जब एक कोशिका जो है वो बट कर दो भागों में या दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है, तो इसे अपन कहते हैं कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन जो है 3 प्रकार का होता है। एक होता है असूत्री विभाजन, एक समसूत्री और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में असूत्री विभाजन होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में समसूत्री भी हो सकता है, समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन हो सकता है। इन दोनों की क्लासें भी हमने लगा रखी है सामान्य विज्ञान में, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं समसूत्री विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर मैं डिटेल में इतना नहीं समझा पाऊंगी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सा होता है? समसूत्री, और इसमें होता है समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों विभाजन होते हैं, जबकि इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में असूत्री विभाजन होता है। अच्छा, थोड़ी सी मैं जानकारी दे देती हूँ कि समसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है कि जब कोशिका विभाजन के समय, मान लीजिए ये कोई कोशिका है और हम जानते हैं कि हमारे प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। जब ये विभाजित करेगी तो 2 कोशिकाएं बनेगी, तब क्या होगा? इनमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो समान रहती है। इसमें भी गुणसूत्र 46 हो जाएंगे, इसमें भी 46 हो जाएंगे। तो ये तो होता है समसूत्री विभाजन। जबकि अर्धसूत्री विभाजन जो है उसमें कि वो किस प्रकार से होता है, तो ध्यान रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन से एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें प्रत्येक कोशिका में जो है गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाती है? आधी हो जाती है। अगर 46 गुणसूत्र है एक कोशिका में, तो इनमें कितने हो जाते हैं? 23 गुणसूत्र हो जाते हैं। ये हमेशा कायिक कोशिकाओं में होता है, यानी कि हमारी जो बॉडी होती है वो जिन कोशिकाओं की बनी होती है उनमें ये होता है समसूत्री विभाजन। जबकि अर्धसूत्री विभाजन जो है वो जनन कोशिकाओं में होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। और अगर आपको गहराई से अध्ययन करना है या ज्यादा इसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप उन क्लासों को देख सकते हैं, सामान्य विज्ञान की जो क्लासें हैं उनमें आप देख सकते हैं। तो ये बात की हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की, क्योंकि अभी आने वाला है, हम जब वर्गीकरण पढ़ेंगे, पंचजगत प्रणाली को जब हम पढ़ेंगे तो इनमें इन शब्दों का उपयोग किया जाएगा, जिनमें आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है तथा यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं अपना लेसन जो है, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। अपना जो लेसन है उसका नाम क्या है? जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण। सबसे पहले बात करते हैं जीव की। देखिए, जीव को मैंने अभी भी बताया था कि जीव किसे कहेंगे, यानी कि वह कोई पदार्थ जिसमें श्वसन क्रिया हो, श्वसन का मतलब वो सांस लेता हो, ठीक है। उत्सर्जन क्रिया हो, उत्सर्जन का मतलब अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता हो। पोषण क्रिया हो, मतलब वो पोषक पदार्थों को लेता हो, जो भोजन करता हो, ठीक है। और जिसमें क्या हो? उपापचय क्रियाएं हो, ठीक है, जिनमें गमन हो, जिनकी शरीर की वृद्धि और विकास हो, जिनमें पाचन हो। ये सारे अगर किसी जीव के अंदर या किसी पदार्थ के अंदर ये सारे लक्षण पाए जाते हैं तो उसे अपन कहते हैं जीव। अब बात करते हैं अपन वर्गीकरण का। वर्गीकरण शब्द क्या है या वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? देखिए, हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर लाखों करोड़ों जीव पाए जाते हैं, ठीक है, लाखों करोड़ों संख्याओं में जीव पाए जाते हैं, या यूं कहूं मैं कि उनकी प्रजातियां जो है वो लाखों करोड़ों हैं। पादप जगत की बात करूं या जंतु जगत की बात करूं तो उन सभी में बहुत ज्यादा विभिन्नताएं हैं, कोई एक जैसा नहीं है, सभी में बहुत ज्यादा विभिन्नताएं हैं। अब इन विभिन्नताओं को अगर हम अध्ययन करें, या मैं यूं कहूं कि मुझे किसी जीव का अध्ययन करना है, तो क्या मैं इतने सारे जीवों का अध्ययन करूंगी? नहीं करूंगी। इतने सारे जीवों का अध्ययन करना एक साथ करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इन जीवों को क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है, समूह में बांट दिया जाता है। उनके लक्षणों के आधार पर इन जीवों को समूह में बांट दिया जाता है ताकि उनका अध्ययन करने में आसानी रहे। इसी को अपन क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण लूं कि जैसे मान लीजिए हमारा रूम है, हमारा घर है, हमारा किचन है, उसके अंदर मैंने सामानों को रख रखा है। मैंने चाय की पत्ती को अलग रखा है और मैंने जो खाना बनाने वाले जो मसाले हैं उनको अलग रखा है।
तो मुझे उनको क्या करना पड़ेगा, मुझे उनको लेने में आसानी रहेगी। मुझे मुझे जो चाहिए, अगर मुझे चाय बनानी है तो मैं क्या करूंगी, चाय के डब्बा ले लूंगी, या मुझे कोई खाना बनाना है तो मुझे उस मसाले का डब्बा मैं ले लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि उनको कहाँ कहाँ रखा गया है। लेकिन अगर मैं उनको सभी को साथ में रख दूं तो क्या हो जाएगा, मुझे बार बार में ढूंढना पड़ेगा उनको। तो जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जीवों की जो है बहुत, जीवों में जो है बहुत ज्यादा विविधताएं उपस्थित है, या बहुत ज्यादा विभिन्नताएं पाई जाती है। तो उन सभी को एक साथ अध्ययन करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उनके जीवों को जो है उनके लक्षणों के आधार पर बांट दिया जाता है। उनके लक्षणों के आधार पर, उनमें क्या क्या लक्षण है उसके आधार पर उनको बांट दिया जाता है, समूह में बांट दिया जाता है, और इसी को अपन कहते हैं वर्गीकरण। अगर मैं कहूं कि वर्गीकरण जो है, सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया, तो अभी जो हमने पढ़ा जीव विज्ञान के जो जनक है अरस्तु, उन्होंने ही सबसे पहले क्या किया, वर्गीकरण किया, सबसे पहले वर्गीकरण किया। और इन्होंने क्या किया, संपूर्ण जीव जगत के जितने भी जीव जंतु हैं उनको दो भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से दो भाग हैं, एक तो है अपना पादप जगत, और दूसरा है अपना जंतु जगत। पादप जगत और जंतु जगत, हमने कहा कि ये दोनों ही सजीव हैं। तो इन्होंने क्या किया, संपूर्ण जीव जगत को पादप जगत और जंतु जगत में बांट दिया। पादप जगत को इन्होंने फिर से तीन भागों में बांटा, फिर से तीन भागों में बांटा। कौन कौन से, एक तो है शाक, एक है क्षुप, और एक तो है शाक, झाड़ी, और दूसरा है वृक्ष। क्षुप तो वही होता है, सॉरी। तो पादप जगत को इन्होंने फिर से तीन भागों में बांटा, शाक, झाड़ी और वृक्ष। वृक्ष हम जानते हैं बड़े होते हैं, उनसे छोटी जो होती है वो झाड़ी होती है, तथा उनसे छोटा जो होता है वो शाक होता है। और जंतु जगत को इन्होंने दो भागों में बांटा, किसके आधार पर, रक्त के आधार पर। एक तो है लाल रक्त वाले, एक तो है लाल रक्त वाले। लाल रक्त वाले जो जीव हैं वो अलग कर दिए, और बिना लाल रक्त वाले जो जीव हैं इन्होंने उनको अलग कर दिया। बिना लाल रक्त वाले जो जीव हैं उनको इन्होंने अलग कर दिया। लाल रक्त वाले जीवों को इन्होंने कहा इन्हें ईमा, इन्हें ईमा, इन्हें ईमा नाम दे दिया उनको। और बिना लाल रक्त वाले जीवों को दे दिया एनेइमा, एनेइमा। आगे समझ में। सबसे पहले किसने वर्गीकरण किया, जीवों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, अरस्तु ने किया। दो भागों में बांट दिया, एक तो पादप जगत के अंदर, एक जंतु जगत के अंदर। पादप जगत को इन्होंने फिर से तीन भागों में बांटा, शाक, झाड़ी और वृक्ष के अंदर। और जंतु जगत को इन्होंने दो भागों में बांटा, लाल रक्त वाले और बिना लाल रक्त वाले। लाल रक्त वाले कौन होंगे, जिनमें आरबीसी होगी, क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हमारा जो लाल रक्त है वो किसकी वजह से है, हीमोग्लोबिन की वजह से है। हीमोग्लोबिन वर्णक है हमारी, या हम कहेंगे प्रोटीन है एक प्रकार का, जो हमारे रक्त को क्या करता है, लाल रंग प्रदान करता है। तो सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, अरस्तु ने किया, ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने क्या किया, जीवों को दो भागों में बांट दिया, पादप जगत और जंतु जगत में बांट दिया। अच्छा, उसके बाद वर्गीकरण किसने किया, अभी ये तो काफी नहीं था ना, क्योंकि जो वर्गीकरण है इन्होंने दो आधार पर, ये दो जीवों को दो भागों में बांटा, जंतु जगत और पादप जगत। तो ये तो काफी नहीं है, क्योंकि पादप जगत के अंदर कितनी विभिन्नताएं हैं, जीवों के अंदर कितनी विभिन्नताएं, जंतुओं के अंदर कितनी विभिन्नताएं, क्या सभी की लक्षण एक समान है क्या, नहीं है। तो कुछ और वैज्ञानिक आए, उन्होंने भी अपनी अपनी वर्गीकरण प्रणाली दी, उन्होंने भी वर्गीकरण किया। इसके बाद में आए अपने कैरोलस लीनियस। कौन है ये कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। इन्होंने द्विजगत प्रणाली दी, द्विजगत प्रणाली, द्विजगत प्रणाली दी कैरोलस लीनियस ने। और इन्होंने द्विनाम पद्धति भी दी थी, जिसमें जीवों को जो है दो नाम रखा जाता है, जिसमें से सबसे पहला नाम जो होता है वंश, और दूसरा नाम जो होता है वो जाति का होता है। तो इन्होंने कैरोलस लीनियस ने भी द्विजगत प्रणाली दी। इन्होंने भी जीवों को दो भागों में बांट दिया, एक तो पादप जगत और दूसरा है जंतु जगत। अब आप कहोगे कि मैम ये तो अरस्तु ने भी किया, फिर इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है। इन्होंने किया कोशिका भित्ति के आधार पर, कोशिका भित्ति के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया, कोशिका भित्ति के आधार पर, कि जिनमें कोशिका भित्ति है वो तो पादप जगत, और जिनमें कोशिका भित्ति नहीं है वो जंतु जगत। क्योंकि मैं बता चुकी हूँ आपको कि कोशिका भित्ति केवल किसमें पाई जाती है, पादपों के अंदर पाई जाती है, और कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती है, तो जंतुओं में नहीं पाई जाती है।
तो कोशिका भित्ति तो इसमें तो होगी पादप के अंदर, और जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद कौन आए अपने, या मैं यूं कहूं कि इसके बाद में जो है त्रिजगत, द्विजगत तो हो गई, किसने दी, कैरोलस लिनियस ने दी, 2 भागों में बांटा। इसके बाद अपनी आई त्रिजगत प्रणाली, ये 3 किंगडम, किसने बांटा त्रिजगत में, या 3 जगत प्रणाली जो है किसने दी, तो ध्यान रखिएगा त्रिजगत प्रणाली जो है वो दिए अर्नेस्ट हैकेल ने, अर्नेस्ट हैकेल ने। इन्होंने जीवों को 3 भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। कौन कौन से 3 भाग जो थे, एक तो है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, दूसरा है पादप जगत, या मैं इसको ऐसे लिखूं प्लांटी, प्लांटी का मतलब ही होता है पादप जगत, जितने भी पादपों को रखा जाएगा वो प्लांटी में रखा जाएगा। और दूसरा है एनिमेलिया, एनिमेलिया जिसमें सारे जीव जंतुओं को रखा गया। प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। अब प्रोटिस्टा क्या है वो मैं आपको पंच जगत प्रणाली में समझाऊंगी। अभी तक ये ध्यान रखिए, त्रिजगत प्रणाली किसने दी, अर्नेस्ट हैकेल ने दी। इन्होंने जीवों को, संपूर्ण जीव जगत को 3 भागों में बांट दिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा हम बात करते हैं 4 किंगडम थ्योरी, या 4 जो 4 जगत प्रणाली है ना, त्रिजगत हो गया। अब 4 जगत प्रणाली की बात करें, ये किसने दी, तो ध्यान रखना ये एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है कोपलैंड, कोपलैंड। इन्होंने 4 जगत प्रणाली दी और इन्होंने संपूर्ण जीव जगत को 4 भागों में बांट दिया, 4 भागों में बांट। कौन कौन से, याद रखिएगा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा तो किसने दिया था नाम, ये किसने किसने बांटा था, अर्नेस्ट हैकेल ने। प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी और एनिमेलिया, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी और एनिमेलिया 4 भागों में बांट दिया संपूर्ण जीव जगत को, किसने बांटा, कोपलैंड ने, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद में अपनी आती है मेन, जिसे अपन कहते हैं पंच जगत प्रणाली, पंच जगत प्रणाली। इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो ये ही थी, बस जानकारी के लिए याद रखना है। हाँ, बाई चांस कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। अपने को याद रखना है पंच जगत प्रणाली, पंच जगत प्रणाली, इसे अपने को ध्यान रखना है। इसको मैं पूरा डिटेल से करवाऊंगी, लेकिन थोड़ी सी, क्योंकि हमें 6 जगत प्रणाली के भी बारे में मैं बता देती हूँ। तो पंच जगत प्रणाली जो है किसने दी थी, R.H. व्हीटेकर, R.H. व्हीटेकर ने पंच जगत प्रणाली दी, जिनमें इन्होंने क्या किया, संपूर्ण जीव जगत को, पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं इनको 5 भागों में बांट दिया। इसलिए इसको कहा जाता है पंच जगत प्रणाली। क्या कहा जाता है, पंच जगत प्रणाली। कौन कौन से 5 जगत थे, तो ध्यान रखिएगा, मोनेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। किसने बांटा, R.H. व्हीटेकर ने। ध्यान रखिएगा, पंच जगत प्रणाली किसने दी थी, पंच जगत प्रणाली R.H. व्हीटेकर ने दी थी। इन्होंने संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांट दिया। अभी हम इनमें पढ़ेंगे, एक एक के बारे में, लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है इनमें, कौन कौन से लक्षण होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, किन जीवों को रखा गया, वो सारे पढ़ेंगे। और अभी नॉर्मल सा आप जानिए कि पंच जगत प्रणाली R.H. व्हीटेकर ने दी थी, जिन्होंने 5 जगत में संपूर्ण जीव जगत को बांट दिया था। पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इसके बाद में आती है 6 जगत प्रणाली या 6 किंगडम, 6 जगत प्रणाली। छह जगत प्रणाली इन्होंने क्या किया, अच्छा मैं इधर लिख लेती हूँ। इसमें क्या किया गया कि बस ये जो मोनेरा था इसको 2 भागों में बांट दिया, इसको 2 भागों में बांट दिया। एक तो आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। एक तो आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया को ध्यान रखिएगा, आद्य बैक्टीरिया कहा जाता है, आर्की बैक्टीरिया। और एक आता है अपना यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया
और यू बैक्टीरिया। मोनेरा जगत को दो भागों में बांट दिया। इस तरह से कितने हो गए? 6 हो गए। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इसे कहा गया 6 जगत प्रणाली। क्या कहा गया? 6 जगत प्रणाली। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? अरस्तु ने किया। दो भागों में बांटा, पादप जगत और जंतु जगत में। उसके बाद आई द्विजगत प्रणाली जो कोशिका भित्ति के आधार पर थी। किसने दी थी? कैरोलस लिनियस ने दी थी। इसके बाद में त्रिजगत प्रणाली किसने दी? अर्नेस्ट हैकेल ने दी, जिसमें इन्होंने 3 भागों में बांटा। कौन कौन सा? प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया में। 4 जगत प्रणाली किसने दी? कॉपलैंड ने दी थी। और इन्होंने 4 जगत कौन कौन से थे इनके? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। उसके बाद आई पंच जगत प्रणाली। इन्होंने भी क्या किया? RS व्हिटेकर ने दी और इन्होंने एक फंजाई को और ऐड कर दिया, जिससे कितने हो गए? 5 जगत हो गए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। उसके बाद आई 6 जगत प्रणाली, जिनमें क्या किया गया कि मोनेरा जगत को 2 भागों में बांट दिया गया। इसी मोनेरा जगत को ही 2 भाग बना दिए इसके, एक तो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपनी जो मेन पंच जगत प्रणाली है, जिसमें से क्वेश्चन बनता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखिएगा, पंच जगत प्रणाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने दी थी? RH व्हिटेकर ने दी थी। और बाकी इसके जो सारे लक्षण हैं अपन एक एक को पढ़ेंगे। मोनेरा के कौन सा जीव है, प्रोटिस्टा कौन से हैं, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में किन जीवों को रखा गया है, उनके लक्षण क्या क्या है, वो एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्नता दर्शाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे पढ़ते हैं अब हम। चलिए अब हम देखते हैं कि जो पंच जगत प्रणाली है वो तो हमने बात कर ली, किसने दी थी? RH व्हिटेकर ने दी थी। किसने दी थी? ये याद रखिएगा, RH व्हिटेकर। RH व्हिटेकर ने दी थी। और कब दी थी तो ध्यान रखिएगा, ये दी थी 1969 के अंदर। RH व्हिटेकर ने पंच जगत प्रणाली जो है वो कब दी थी? RH व्हिटेकर ने पंच जगत प्रणाली 1969 के अंदर दी थी। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने 5 भागों में बांट दिया। संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांट दिया। कौन कौन से 5 जगत थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, यानी कि जितने भी जीव है, संपूर्ण जीव जगत को किसी को बाकी नहीं रखा, सबको इनमें बांट दिया, इनमें वर्गीकरण कर दिया। ठीक है, अब वर्गीकरण हमने बात की कि वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, तो देखिएगा अब मान लीजिए कोई फंजाई के अंदर रख रखा है, कोई जीव है जो फंजाई के कैरेक्टर शो कर रहा है कि फंजाई के अंदर ये कैरेक्टर्स है, वो उस जीव में है। तो हम क्या करेंगे? अगर ये कैरेक्टर हमें पता है तो हम उसका पता लगा सकते हैं कि वो किस वर्ग का जीव है या किसके अंदर उसको रखा गया है। ठीक है, तो RH व्हिटेकर ने दी थी 1969 के अंदर पंच जगत प्रणाली दी थी। कौन कौन से भाग है इसके या कितने भागों में बांटा पंच जगत प्रणाली को? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये ध्यान रखिएगा। प्लांटी के अंदर सारे पेड़ पौधे हैं, एनिमेलिया के अंदर सारे जीव जंतु है। ठीक है, और फंजाई को हम सामान्य भाषा में फफूंद भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके लक्षण पढ़ते हैं कि ये एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है, इनमें किस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कोशिका का प्रकार। अभी हमने विकास के आधार पर कोशिका पढ़ी थी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? जिसके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, उसमें केंद्रिका नहीं पाई जाती है, और अगर केंद्रक झिल्ली नहीं होगी तो उसका क्रोमेटिन जाल कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, केंद्रक द्रव्य बाहर आ जाएगा, है ना। कोशिका जो हमने पढ़ी थी कि जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, इसमें ये केंद्रक है और केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है और उसका क्रोमेटिन जाल होता है। अब सोचिए कि अगर ये मान लीजिए ये केंद्रक झिल्ली नहीं है, केंद्रिका भी नहीं है, तो ये क्रोमेटिन जाल कहाँ आ गया? कोशिका के अंदर आ गया। ठीक है, तो जो मोनेरा जीव जगत है वह एक ऐसा जीव जगत है या एक ही ऐसा जीव जगत है जिसमें कोशिका कैसी है? प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका है। कैसी है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। बाकी प्रोटिस्टा जो है वो भी यूकैरियोटिक है, फंजाई भी यूकैरियोटिक है, प्लांटी भी यूकैरियोटिक है और एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक है। यानी कि इनके अंदर सुसंगठित केंद्रक भी पाया जाएगा। इसके अलावा झिल्ली युक्त और झिल्ली नहीं भी होगी तो भी कोशिकांग इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, अगर झिल्ली इसमें केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाई जाएगी, इनमें केंद्रिका पाई जाएगी, झिल्ली युक्त कोशिकांग भी पाए जाएंगे।
ठीक है। और अगर हम राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में 70 इस प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक में 80 इस प्रकार का राइबोसोम होता है, तो वो भी उसमें इनमें पाया जाएगा। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं कोशिका भित्ति की। मैंने बताया था ना कि कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक और कठोर आवरण पाया जाता है, जो सेलुलोज का बना हो सकता है, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसेकेराइड का भी बना हो सकता है। तो सेलुलोज जो कोशिका भित्ति जो होती है वो इनमें किस प्रकार की होती है, किसी में होती भी है या नहीं होती है, अगर होती है तो वो किसकी बनी होती है। तो देखिए मोनेरा जो जीव जगत है उसमें कोशिका भित्ति होती तो है, एक मिनट ये पेन काम नहीं कर रहा है तो उसे ले लेते हैं। कोशिका भित्ति होती तो है लेकिन वो सेलुलोज की नहीं बनी होती है। अब सेलुलोज की नहीं है मतलब कोशिका भित्ति तो है पर सेलुलोज की नहीं बनी है, तो सेलुलोज की नहीं बनी है तो फिर किसकी बनी है। तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर जो कोशिका भित्ति होगी वो किसकी बनी होगी, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और किसकी बनी होती है, एमिनो एसिड की, अमीनो अम्ल की बनी होती है। पॉलीसेकेराइड और अमीनो अम्ल की कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, मोनेरा के अंदर। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं प्रोटिस्टा। जो प्रोटिस्टा जगत है, प्रोटिस्टा जो वर्ग है या जगत है उसके अंदर किसी किसी में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कुछ में उपस्थित होती है और कुछ में नहीं होती है। कुछ जीवों के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाएगी, कुछ में नहीं पाई जाएगी। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं फंजाई। फंजाई के अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है लेकिन वो भी सेलुलोज की नहीं बनी होती है, वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, वो काइटिन की बनी होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। फंजाई जो है जिसे अपन सामान्य भाषा में फफूंद कहते हैं, जो हमारे अचार या किसी सब्जियों पर लग जाती है जब वो खराब हो जाते हैं तब, तो फफूंद की जो कोशिका भित्ति होगी वो किसकी बनी है, काइटिन की बनी है, उपस्थित है, सेलुलोज की नहीं बनी है, काइटिन की बनी है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांटी। प्लांटी के अंदर तो सारे पेड़ पौधे हैं और हम जानते हैं कि पेड़ पौधों के अंदर तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन वो किसकी बनी होती है, हम जानते हैं वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अभी हमने जब यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ा था तब भी हमने देखा था। अच्छा एनिमेलिया के अंदर, एनिमेलिया शब्द जो है एनिमल, एनिमल यानी सारे जीव जंतु, तो क्या हमारे अंदर कोशिका भित्ति होती है क्या, हमारी कोशिका के चारों ओर एक कठोर आवरण होता है क्या, नहीं होता है, केवल कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति होती ही नहीं है। अब जब होती नहीं है तो किसी की बनी नहीं होगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं केंद्रक झिल्ली। अब आप तो ये खुद तो आप खुद ही पता लगा सकते हो कि केंद्रक झिल्ली होगी या नहीं होगी। हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक झिल्ली होती नहीं है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर अच्छी सी केंद्रक झिल्ली होती है, दोहरी आवरण युक्त केंद्रक झिल्ली होती है। अब बताइए प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन है, मोनेरा है ना, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर की केंद्रक झिल्ली होगी क्या, नहीं होगी, तो केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होती है। जबकि प्रोटिस्टा के अंदर केंद्रक झिल्ली होगी क्योंकि ये कौन सा है, यूकैरियोटिक है। फंजाई के अंदर केंद्रक झिल्ली होगी क्योंकि ये भी कौन सा है, यूकैरियोटिक कोशिका है। प्लांट के अंदर भी केंद्रक झिल्ली जो है वो पाई जाती है, केंद्र के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है क्योंकि ये भी कैसा है, यूकैरियोटिक है। अच्छा एनिमेलिया के अंदर, एनिमेलिया में भी केंद्रक झिल्ली होगी, हमारे के अंदर जो केंद्रक होता है उसके चारों तरफ झिल्ली होती है, तो इस वजह से ये भी कैसा है, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक होने की वजह से क्या है, इसमें केंद्रक झिल्ली होगी, एनिमेलिया में भी केंद्रक झिल्ली होती है। अच्छा काय संरचना की बात करते हैं, ये हम कहते हैं शरीर का संगठन, शरीर किस प्रकार का है इनका। तो हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत छोटी होती है। अच्छा मैंने नहीं भी बताया तो आप बता देती हूँ कि प्रोकैरियोटिक कोशिका बहुत छोटी होती है, यूकैरियोटिक कोशिका थोड़ी सी बड़ी होती है इनसे। तो मोनेरा जो जीव जगत है उसमें इनकी संरचना कैसी होगी, जीवों की संरचना कैसी होगी, वो किससे बनेंगे, केवल एक कोशिका से बनते हैं, इसीलिए इनका शरीर का संगठन कैसा होता है, कोशिकीय होता है, मतलब केवल वो एक कोशिका के बने होते हैं। सारे जीवाणु रखे गए हैं इस वर्ग के अंदर, अभी मैं बताऊंगी कौन कौन से जीवाणु। अच्छा सारे जीवाणु रखे गए हैं, हम जानते हैं कि जीवाणु छोटे होते हैं तो वो कैसे होते हैं, कोशिकीय होते हैं, तो केवल और केवल इनके अंदर शरीर का संगठन कैसा होगा, कोशिकीय प्रकार का होगा। अच्छा प्रोटिस्टा के अंदर कैसा होता है, तो इनमें भी कोशिकीय प्रकार का होता है, केवल और केवल कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं ही होती है, इसके अलावा उत्तक अंग अंग तंत्र ये नहीं होता है। ठीक है। अच्छा फंजाई के अंदर कैसी होती है, बहुकोशिकीय होती है, बहुकोशिकीय होती है, और इसके साथ साथ ये कोशिकाएं आपस में मिलकर कैसे उत्तक बनाती है,
अदृढ़ उत्तक बनाती है, अदृढ़ उत्तक बनाती हैं। अब समझिएगा, कोशिकाएं जो होती है ना, वो कोशिकाएं आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है? उत्तक का निर्माण करती है। कोशिकाएं आपस में मिलेगी, उत्तक का निर्माण करेगी। उत्तक आपस में मिलेंगे, अंग का निर्माण करेंगे। अंग आपस में जब मिलते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और अगर अंग तंत्र जैसे कि श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, ये सभी एक साथ मिल जाते हैं तो हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है, पूरी की पूरी बॉडी बना देते हैं। तो इनके अंदर बहुकोशिकीय होता है। ये फंजाई के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती है और कोशिकाएं आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है? अदृढ़ उत्तक का, लूज टिश्यू का निर्माण करती है। ठीक है, तो इनका शरीर उत्तकीय प्रकार का भी हो सकता है। प्लांटी के अंदर तो हम जानते हैं कि प्लांटी के अंदर कोशिकाएं आपस में मिलकर उत्तक का निर्माण करती है और उत्तक आपस में मिलकर अंगतंत्र का निर्माण करते हैं। तो इनका शरीर उत्तकीय भी हो सकता है और अंगतंत्र प्रकार का भी हो सकता है। पांचवा हम बात करते हैं एनिमेलिया। तो एनिमेलिया के अंदर भी उत्तक भी पाए जाते हैं और अंगतंत्र भी पाए जाते हैं और अंगतंत्र हमारी पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब हम पढ़ते हैं पोषण विधि। पोषण विधि का मतलब क्या है कि ये जो सारे जीव है ना, वो भोजन कैसे लेंगे, पोषण कैसे लेंगे, खाना कैसे खाएंगे, कैसे किससे लेंगे ये। तो ध्यान रखिएगा, पोषण विधि की अगर हम मोनेरा में बात करें तो ये कैसे भोजन लेते हैं? ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब क्या होता है? स्वपोषी का मतलब होता है ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हो, किसी और से नहीं लेते हो, अपना भोजन खुद ही बनाएंगे ये। ठीक है, खुद बनाएंगे, किसी और से नहीं लेंगे, इसलिए ये कैसे हो गए? स्वपोषी हो गए। जैसे हम अपनी बात करें तो हम अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या? नहीं बनाते हैं, हम तो उसको खाने को पकाते हैं। हम किससे लेते हैं? पेड़ पौधों से लेते हैं, जीव जंतुओं से लेते हैं। तो हम कैसे हो गए? विषमपोषी हो गए। पर मोनेरा जो जीव जगत है उसमें कैसे होते हैं? ये स्वपोषी होते हैं और स्वपोषी के साथ साथ कैसे होते हैं? परपोषी भी होते हैं। परपोषी कैसे हो सकते हैं? परपोषी का मतलब ये अपना भोजन दूसरे जीवों से भी ले सकते हैं, दूसरे जीवों को मारकर या दूसरे जीव जो जीवित जीव है उनसे भी ये ले सकते हैं। अच्छा, स्वपोषी के अंदर दो प्रकार की विधियों का उपयोग करते हैं ये। एक तो करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और दूसरा होता है रसायन संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं, ये दूसरे जो जीव होते हैं, देखिए पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं, मोनेरा जगत के जीवाणु भी करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि कोई भी जीव है वो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल बहुत महत्वपूर्ण वर्णक है जो जीवों को क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हेल्प करता है। और सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है? ये क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है, भोजन बनाता है, कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो इनके अंदर कैसा होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भी ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं। इसके अलावा ये रसायन संश्लेषण, रसायन का मतलब रसायनों का उपयोग करके भी ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं रसायन संश्लेषी। तो स्वपोषण इनके पास दो प्रकार का होता है, एक तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा और एक होता है कौन सा हो जाएगा? रसायन संश्लेषण द्वारा हो जाएगा। परपोषी यानी कि अपना भोजन दूसरों से लेंगे। अब बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा जो होता है उनके अंदर भी कैसा होता है? स्वपोषी और परपोषी प्रकार का पोषण होता है। ठीक है, फंजाई के अंदर कैसा होगा? फंजाई के अंदर भी परपोषी प्रकार का पोषण होगा। मतलब ये क्या करेंगे? अपना भोजन दूसरों से लेते हैं। फफूंद को देखा है ना हमने? फफूंद ये करती है, किसी भी जीव के ऊपर, सजीव के ऊपर चिपक जाती है और उससे अपना भोजन लेने का काम करती है। ठीक है, तो ये परपोषी होते हैं। प्लांटी तो कैसे होंगे? हम सभी जानते हैं, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे कभी किसी से भोजन लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। वो हमेशा प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन खुद बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेंगे? वो क्लोरोफिल की उपस्थिति और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे जो है वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं और इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। अच्छा, एनिमेलिया यानी सारे जीव जंतु की अगर हम बात करें, उच्च वर्ग के जीव जंतुओं की बात करें, तो सारे जीव जंतु जो होंगे वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। वो क्या करते हैं? दूसरों से अपना भोजन लेते हैं। जैसे कि हम लोग हैं तो हम कैसे लेंगे? पेड़ पौधों से लेंगे, हमारे दालें हैं या अनाज हैं, फल फ्रूट है ना, कुछ भी होगा। या फिर अगर दूध की बात करें, दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, अंडे हैं, मांस है, मछलियां हैं, तो ये सारे हम कैसे लेते हैं?
दूसरों से लेते हैं, तो इसलिए हम कैसे हो गए, परपोषी प्रकार के जीव हो गए। कैसे हो जाएंगे हम, परपोषी प्रकार के जीव हो जाएंगे। अच्छा, इनमें प्रजनन कैसा पाया जाता है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रजनन की। प्रजनन का मतलब होता है जनन। जनन का मतलब क्या होता है कि जीवों के द्वारा अपने ही समान नया जीव उत्पन्न करना, क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जैसे कि कोई गाय है, गाय के अंदर जनन होगा तो क्या होगा, गाय जो है अपने ही जैसा जीव पैदा करेगी। गाय का बच्चा गाय के जैसा होगा, भैंस के जैसा तो नहीं होगा ना। तो अपने जैसे ही जीव उत्पन्न करना क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। तो इनमें प्रजनन की कौन कौन सी विधियां पाई जाती है, अब वो हम देखेंगे। मोनेरा की बात करूं तो प्रजनन होता है इनमें संयुग्मन प्रकार का। अब संयुग्मन क्या होता है, देखिए बच्चों, संयुग्मन में क्या होंगे, दो जीव क्या करेंगे, आपस में संपर्क में आएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये मैं यहाँ बना के बता देती हूँ, ये दो जीव हैं, ये दो जीव है, आपस में संपर्क में आएंगे, पास पास में आएंगे। बाद में इनमें क्या होगा, इस प्रकार से एक नलिका बनेगी, जीवों के बीच में एक नलिका बनती है जिसे हम कहते हैं संयुग्मन नलिका। और इनके केंद्रक जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, आदान प्रदान हो जाते हैं, तथा फिर वो केंद्रक जो है संलयित हो जाते हैं, जिससे एक नया जीव उत्पन्न होता है, उसे अपन कहते हैं संयुग्मन। तो जो मोनेरा जीव जगत है उसके अंदर कैसे कैसे प्रजनन होगा, कैसे जनन होगा, नए जीव का निर्माण किस विधि द्वारा होगा, तो ध्यान रखिएगा संयुग्मन विधि द्वारा होता है। प्रोटिस्टा के अंदर कैसे होता है, तो ध्यान रखिएगा, प्रोटिस्टा के अंदर होता है एक तो युग्मक संलयन और एक होता है संयुग्मन। एक तो होता है युग्मक संलयन, यानी गैमेट बनेंगे, युग्मक बनेंगे, नर युग्मक मादा युग्मक बनेंगे और आपस में मिल जाएंगे, युग्मक जुड़ जाएंगे और उससे नए जीव का निर्माण हो जाएगा, जिसे अपन कहते हैं युग्मक संलयन। और इसके अलावा इनके अंदर संयुग्मन भी होता है, जो भी मैंने बताया कि संयुग्मन की प्रक्रिया क्या होती है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए हम फंजाई के अंदर, तो फंजाई में होता है अपने निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं, तो बच्चों देखो, नर युग्मक, कोई नर है और एक मादा है, तो एक में बनेगा नर युग्मक, नर के अंदर क्या बनेगा, नर युग्मक बनता है, मादा के अंदर क्या बनता है, मादा युग्मक बनता है। जैसे अगर मनुष्य की बात करें तो कोई आदमी है तो उसके अंदर जो मेल है उसके अंदर क्या बनता है, शुक्राणु बनता है, और फीमेल के अंदर अंडाणु बनते हैं, तो ये क्या हो गए, नर युग्मक हो गए। जब ये आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन। और निषेचन की प्रक्रिया द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है, और युग्मनज आके जाकर क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, और उससे एक नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, वैसे ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, अगर हमने बायोलॉजी अब स्टार्ट की ही है तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ पर जगह भी नहीं है बोर्ड के ऊपर, और अभी हमें सिर्फ पंचजगत प्रणाली पढ़नी है, तो उसके सामान्य से लक्षण हम पढ़ लेते हैं। तो निषेचन का मतलब क्या है कि नर युग्मक जो है, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलते हैं, इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं निषेचन। क्या कहेंगे हम, निषेचन। और निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। तो इसमें युग्मनज बनेगा, फिर भ्रूण बनेगा, फिर आगे से आगे जीव का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांटी। प्लांटी के अंदर कैसा हो गया, अरे मैंने इसको बिटा ही दिया, चलो वापस लिख लेती हूँ मैं। निषेचन, प्लांटी यानी कि पेड़ पौधे, पेड़ पौधों के अंदर भी कैसा होता है, निषेचन होता है। अब छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो अभी हम पढ़ेंगे कि पादप के अंदर दो जननांग होते हैं, एक तो नर जननांग, एक मादा जननांग। नर जननांग को अपन क्या कहते हैं, पुंकेसर, और जननांग और मादा जननांग को अपन क्या कहते हैं, स्त्री केसर। याद कीजिए, पुंकेसर के अंदर दो संरचनाएं होती है, पुंकेसर इस प्रकार का होता है, दो संरचना होती है, एक तो परागकोश, एक होता है पूतंतु, और मादा जननांग के अंदर ऐसे ही संरचना होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, स्त्री केसर। सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय ये होता है, अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, बीजांड के अंदर भ्रूणकोश होता है, और भ्रूणकोश के अंदर यहाँ पर होती है मादा युग्मक बनता है, इसके अंदर नर युग्मक परागकण बनता है, परागकण यहाँ से यहाँ पहुंचता है, परागण की क्रिया द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, उससे फिर पराग नलिका का निर्माण होता है इस तरह से। और पराग नलिका के अंदर क्या होते हैं, परागकण के, पराग नलिका के अंदर क्या होते हैं, नर युग्मक बनते हैं, इस परागकण के थ्रू नर युग्मक बनते हैं, वो बीजांड में जाते हैं, और फिर नर युग्मक और मादा युग्मक जो है आपस में मिल जाते हैं, जिससे निषेचन की क्रिया कहते हैं। और निषेचन की क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। तो इनमें भी कैसा होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगी, निषेचन की प्रक्रिया होगी, ये ध्यान रखिएगा, निषेचन की प्रक्रिया होती है। अच्छा, एनिमेलिया की बात करें हम, एनिमेलिया यानी कि सारे जीव जंतु, सारे जीव जंतु जो होंगे उनमें भी कौन सा प्रकार का प्रजनन पाया जाएगा, उनमें निषेचन की क्रिया होगी।
यानी कि जैसे अभी मैंने बताया कि जो फीमेल होता है उसमें तो क्या क्या बनती है, अंडाणु बनता है, और अंडे कोशिका या अंडाणु बनता है। और मेल जो होता है उसमें जैसे कि हम बात करें शुक्राणु, तो ये दोनों युग्मक हो गए, ये दोनों आपस में मिलेंगे, संयोजन करेंगे जिसे हम निषेचन कहेंगे। निषेचन से युग्मनज बनेगा, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण, और भ्रूण से नए जीव का निर्माण होता है। तो इसके अंदर भी कैसा होगा, एनिमेलिया के अंदर जो है निषेचन प्रकार का प्रजनन होगा। कंप्लीट है इसके अंदर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी के कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पर जितना मुझसे हो सका था, बोर्ड पे वैसे जगह नहीं थी तो मैंने सारा बना के नहीं बताया कि किस किस प्रकार से होता है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है। हालांकि हम एक एक जगत को पढ़ेंगे, उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। मोनेरा जगत को अलग से हम पूरा पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा को अलग से पूरा पढ़ेंगे, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, सभी को एक एक जगत को हम कंप्लीट करेंगे, पूरा पूरा पढ़ेंगे उनको। तो उसमें आपको और डिटेल से पढ़ाएंगे तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तक तो बस ये लक्षण ध्यान रखिएगा। और मैंने जैसा कि बताया कि पांच जगत प्रणाली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो आपको इसको तो ध्यान में रखना ही है कि हाँ। इसी के साथ आज की क्लास यही तक। थैंक यू।